हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9th विषय गणित का पार्ट बी यानी खंड बे के कुछ सवाल हल करेंगे और खंड से के भी कुछ सवाल हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा खंड बे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें खंड ए के जो एवं वाले सवाल हैं वस्तुनिष्ठ, उनको सबका हमने विश्लेषण दिया है, उनका हल दिया है। तो बहुत आसान तरीके से हमने हल दिया है, आप उसको देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, अब हम खंड ब के बारे में बात करने वाले हैं। खंड ब जो है उसमें उसके अंदर सारे प्रश्न रिक्त स्थान वाले हैं। तो खंड ब में पहला जो प्रश्न है, ये भी सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो खंड ब का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर बराबर रिक्त स्थान होता है। तो ये सीधी की सीधी सर्वसम्का है, a + b का होल स्क्वायर। जो पहली सर्वसम्का है, जो कक्षा 8 से हम पढ़ते आए हैं, वही सर्वसम्का है ये। तो पहले पद का वर्ग यानी a² + 2ab + b², ये इसका आंसर होगा। a² + 2ab + b²। तो ये आपका रिक्त स्थान में आएगा, a² + 2ab + b²। ओके, a² + 2ab + b²। ये आपको यहाँ पे लिखना है रिक्त स्थान में। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न अगला है वो है 12वां क्वेश्चन। मूल बिंदु के निर्देशांक रिक्त स्थान होते हैं। तो जो मूल बिंदु होता है उसके रिक्त स्थान जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, जैसे आप ये कोऑर्डिनेट बन गया मेरा, इसमें 4 खंड बन गए। पहला भाग, पहला चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। और ये आपकी वाई अक्ष है और ये आपकी एक्स अक्ष है। तो एक्स और वाई अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। तो एक्स और वाई अक्ष इस बीच में बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर आपको एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा। तो आपका आंसर होगा ये 0,0। इसी तरह अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें लिखा हुआ है 5x + 7y = 0 चरों का रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कितने चरों का ये रैखिक समीकरण है। इसमें कोष्टक में लिखा भी है 2 या 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5x + 7y = 0 है। तो 5x के साथ में x चर हो गया और 7y के साथ में y भी क्या है, एक चर है। तो बच्चों यहाँ पे 2 चर आपको दिख रहे होंगे, एक तो x और एक y। तो इसलिए कितने चरों का रैखिक समीकरण हो गया है, 2 चरों का रैखिक समीकरण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर चर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है अंडर का चिन्ह लगा हुआ है, भीतर लिख रहा है 8 और 3 बाहर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अंडर के अंदर यदि a की घात m लगी है और यहाँ पर n घात है, तो इसका मतलब है n मा मूल है ये। तो इसका मतलब 3 लगा हुआ है, तो 3 का मतलब है तीसरा मूल, यानी घनमूल आपको लेना है। तो 8 का घनमूल कितना होगा? इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। और 3 लिखा है बाहर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 3 के आपको जोड़े बनाने। 3 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन जाएगा कि नहीं, 2 × 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर कितना होना चाहिए, 2। तो हमें अंडर जो 8 लिखा हुआ है उसका घनमूल लेना है, तो उत्तर कितना आएगा, 2। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, रिक्त स्थान होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती हैं, समान। तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, समान। अब आपको पता है तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। जब तीनों ही कोण समान हैं तो 3 का भाग लगा दो, कितना आया, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, क्वेश्चन नंबर 16, समकोण का मान होता है। तो बच्चों ये तो बहुत ही सरल है, समकोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे आप 90 डिग्री। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उनकी लंबाइयां कैसी होती हैं, समान। तो बस आपको लिखना है समान, क्योंकि सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होगी। तो यहां लिखेंगे आप बराबर या समान। समान, तो सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं एक वृत्त की, समान होती हैं। अच्छा, लास्ट जो सवाल है
रिक्त स्थान वाला वो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? चलो चित्र बना के देखते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। जीवा तो देखो यहाँ भी बन जाएगी, यहाँ भी बन जाएगी, ये केंद्र बिंदु है। तो केंद्र से जाने वाली जो जीवा होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी यहीं पे होगी, राइट। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा। तो वृत्त के केंद्र से कौन सी लाइन जाएगी? इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जाती है व्यास। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यास। तो बच्चों ये हमने 11 से लेकर के 18 तक हमने सारे के सारे सवाल किए हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a + b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है, सर्वसम का है सीधी की सीधी, a की घात 2 + 2ab + b की घात 2, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। 5x + 7y = 0। चरों का रैखिक समीकरण 2 या 3। तो यहाँ पर दो चर हैं, एक तो x है और एक y भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए दो चर इसमें हो जाएंगे। अगर कोई समीकरण में केवल x लिखा है तो वहाँ पे एक ही चर रहेगा, या फिर किसी समीकरण में z भी आ जाए, x भी है, y भी है, z भी है, तो वहाँ पर चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अगला सवाल है, √8 लिखा है, बाहर 3 लगा हुआ है। इसका मतलब 8 का आपको घनमूल लेना है। तो 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी 2 इसका क्या है? एक घनमूल आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है? 2। अगला है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री, क्योंकि 180 में 3 का अपन ने भाग लगा दिया है। अगला है, समकोण का मान कितना होगा? तो समकोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? समान। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, तो ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 11 से लेकर के 18 तक सारे प्रश्न कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर सी पर, यानी खंड सी पर, और प्रश्न नंबर आएगा 19। तो उसके लिए हम हल बताने वाला हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। चलिए, तो आप खंड से में चलते हैं। तो खंड से में भी आपको एक नंबर के प्रश्न ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो खंड से का पहला प्रश्न है, 2 की घात 3 बटे 2 की घात -4 का मान कितना होगा? तो ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, बहुत ही छोटे आंसर है, लेकिन इसका भी प्रश्न एक नंबर का होगा, ठीक है। तो 10 प्रश्न है टोटल इसके अंदर। तो 2 की घात 3 बटे 2 की घात -4 का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, नीचे की जो घात है, नीचे हर में, वो माइनस में दी गई है, तो इसको हमें प्लस में करना पड़ेगा। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं? नीचे की घात को अपन ऊपर ले जाएंगे। तो 1/, ये सूत्र है आपका, 1/a की घात -m यदि है तो इसको a की घात m को ऊपर ले जाइए, तो a की घात m प्लस में हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पर भी सेम कहानी हो जाएगी। 2 की घात 3 तो पहले से है ही है यहाँ पे, और 2 की घात 4 और ऊपर चली जाएगी, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो 2 की घात 3 × 2 की घात 4। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है, सबसम का लगानी, वो ये है, a की घात m × a की घात n बराबर होगा a की घात m प्लस n। तो 2 की घात 3 + 2 की घात 4, यानी 3 और 4 को जोड़ दिया है, तो कितने हो गए? 3 + 4 = 7। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? 2 की घात 7। ओके, तो क्यों आया है? क्योंकि हमने नीचे से क्या कर दिया? इसको ऊपर ले गए, तो ये ऊपर प्लस में हो गई, तो यहाँ पे 4 घात हो गई प्लस की, और 3 घात प्लस की है ये, तो 3 और 4 को जोड़ के कितने हो गए? 2 की घात 7। आधार समान है, घात अलग अलग है, इसलिए आधार तो एक जगह लिखना है और घातों को आपस में जोड़ देना है। अब अगला प्रश्न देखिए आपके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या होगा? तो बहुपद 5x + 3 का शून्य निकालना है, यानी आपको x का वो मान निकालना है कि उसको इसमें रख दिया जाए, तो ये बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर ले लो, 5x + 3 = 0। 3 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो 3 चला जाएगा माइनस में, यानी 5x = -3। अब हमको x का मान निकालना है, तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -3/5। और यही आपका क्या है? इस बहुपद का शून्य। 3 का पक्षांतरण किया, 3 हो गया माइनस में, और 5 का लग गया भाग। तो गुणा में जो संख्या होती है तो उसका भाग लगा देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 में 5 का लग जाएगा भाग, तो -3/5। यही आपका क्या है? शून्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिंदु -4, +3 कौन से चतुर्थांश में है? तो -4 + 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने चतुर्थांश बनाए हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ठीक है। अब आप देखिए, पहले चतुर्थांश में दोनों ही जो निर्देशांक आते हैं प्लस प्लस के आते हैं, दूसरे वाले में x आता है प्राइम, x आता है माइनस का, और y आता है प्लस का। तीसरे निर्देशांक में क्या होता है? दोनों ही माइनस माइनस के आते हैं, और चौथे में क्या होता है? x का मान जो होता है वो होता है प्लस में, और y का होता है माइनस में। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का मान तो है माइनस में और y का मान है
प्लस में, ये कौन सा चतुर्थांश होना चाहिए, तो सेकंड वाला होगा यहाँ पे, माइनस कॉमा प्लस, यानी x का मान माइनस और y का मान प्लस। तो कौन सा चतुर्थांश आया है, ये दूसरा, सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों आंसर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको उतार सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। तो y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, यानी व्यापक रूप में आपको इसको बदलना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए आप ax बी वाई और c, यानी ये सारे के सारे पद एक ही साइड में है और बराबर में है 0, तो आपको इस रूप में लिखना है इसको बस। तो यानी x और y को एक साइड में लेना है और बराबर में 0 आ जानी चाहिए। तो यहाँ हमने y का कर दिया है पक्षांतरण x की तरफ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। अब यहाँ पर अचर पद तो है ही नहीं, जो c का मान 0 ही रहेगा, तो इसलिए c आपको नहीं लिखना है। तो इसमें 2x बन गए हैं, ये तो 2x और ये माइनस का y बराबर 0, यही आपका इस रूप का बन गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप यहाँ पे बन चुका है। तो यही आपका क्या है उत्तर। आपको केवल इतना सा करना है, y का कर देना है पक्षांतरण, तो 2x माइनस y बराबर 0। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें लिखा है रेखा की परिभाषा लिखिए। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा क्या है। तो यूक्लिड के अनुसार रेखा क्या होती है, तो चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यूक्लिड की जो प्रश्नावली है उसके अंदर रेखा को क्या बोला गया है। तो रेखा, यूक्लिड के अनुसार रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो रेखा क्या होती है, जिसकी चौड़ाई नहीं होती, वो ऐसी लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो चौड़ाई रहित लंबाई को ही रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा दिया जाता है कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। तो समपूरक कोण अकेला कोण नहीं होता है, समपूरक कोण हमेशा दो होते हैं। ठीक है, तो दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो दोनों कोण कैसे कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आपका एक परिभाषा टाइप में ही है। समपूरक कोण क्या है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो कितना सरल सवाल है, त्रिभुज की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो त्रिभुज किसको कहा जाता है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये बहुत छोटा सा परिभाषा दिया गया है, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा दी जाती है चीज़ें, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये 9th क्लास की सवाल नहीं है वैसे। अगला प्रश्न है समचतुर्भुज की दो विशेषता बताओ। ये चलो आपके लेवल का सवाल है। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की दो विशेषता आपको लिखनी है। तो समचतुर्भुज होता कैसे, पहले ये समझिए आप। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजें समान है लेकिन कोण समान नहीं है, तो आप इसको भी विशेषता में लिख सकते हो कि इसके सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, या इसके विकर्णों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसका जो विशेषता होगी वो 1 नंबर ये होगी कि सभी भुजा कैसी होती हैं, समान। दूसरा होगा इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं, और विकर्णों के बारे में आपको जरूर लिखना है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपकी जो पहले नंबर और दूसरे नंबर की जो मैंने लिखा है यही आपको लिखना है कि सभी भुजाएं समान होती हैं, पहली विशेषता। दूसरा, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, तो ये दो विशेषता आपको लिखनी है, सभी भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो 90 डिग्री के कोण बनेंगे सारे के सारे, तो यानी समकोण पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, समद्विभाजित हो जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27, पिरामिड किसे कहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, पिरामिड किसे कहते हैं। पिरामिड की परिभाषा हालांकि आपको बताई नहीं गई है, ना ही आपकी किताब में दी गई है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि चलो ये अगर आया है सवाल तो जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसमें नीचे आधार में एक बहुभुज बना होता है। वो हो सकता है त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कितनी भुजा हो सकती हैं। ठीक है, और उसकी हर एक भुजा पर एक त्रिभुजाकार आकृति लगी होगी फलक के रूप में, और वो सारी की सारी आकृतियां ऊपर जाकर के मिल जाएंगी, तो वो बन जाएगा आपका पिरामिड। तो पिरामिड एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, पिरामिड क्या होती है, एक त्रिविमीय आकृति है जिसका आधार एक बहुभुज के रूप में होता है तथा शीर्ष त्रिभुजाकार फलकों के साथ एक बिंदु पर मिले हुए होते हैं। जैसे नीचे तो आपका त्रिभुज बना है और ये सब ऊपर जाकर कैसे मिल जाएं ऐसे, तो यहाँ पर एक बिंदु पर शीर्ष पे मिल जाएंगे सारे बिंदु,
तो ये बन जाएगा एक पिरामिड। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बनता है, एक पिरामिड बन जाता है। ये त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि नीचे तो एक बहुभुज रहना चाहिए, त्रिविमीय आकृति है जिसमें आधार क्या होता है, बहुभुज, और इसके शीर्ष त्रिभुजाकार फलकों के साथ में एक बिंदु पर ऊपर जाकर के मिल जाते हैं, तो एक कुछ इस तरह से आकृति बन जाती है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया है, यहाँ मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ, इसको मैंने इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया और इससे भी मिलाया, तो इस तरह से ये एक पिरामिड बन जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। खंड सह का जो लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि नीचे एक चित्र बना हुआ है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा बिंदु ए पर, तो कोण ओ ए क्यू कितना होगा, ओ ए क्यू, राइट। तो ओ ए क्यू कितना होगा यहाँ पे, तो ये आपको दिखाना है, पता लगाना है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है, तो ओ ए क्यू का मान कितना होगा। ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई है, बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, तो ओ ए क्यू इसका मान कितना होगा। तो कक्षा 10 में है ये प्रश्न, एक्चुअल में आपके पास है नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रमेय दी गई है और उस प्रमेय के अनुसार ये कहा गया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत है, इसलिए ओ ए क्यू का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने खंड सह के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को यहाँ पे बताया है। ठीक है ना, अब हम इसका जो दूसरा भाग है खंड सह का ही, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप इसको देखिएगा ढंग से, सारे प्रश्नों के आंसर इसमें अच्छे से दिए गए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में जा करके। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।